हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतुराज सिंह चारण आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पे। और आज की साइकोलॉजी की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि जीन पियाजे से संबंधित है। आज हम जीन पियाजे और कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत और उसकी 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। आप मान के चलो कि आज का ये जो अपना जो टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास, इससे कम से कम आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे। पूरी डिटेल के साथ हम इस टॉपिक को पूरी एनर्जी के साथ पढ़ रहे हैं। दोनों के दोनों क्वेश्चन ही आपके सही होंगे। इसी एनर्जी के साथ हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स वी शुड स्टार्ट। जीन पियाजे के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको जीन पियाजे के बारे में जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है वो दे देता हूं। हो सकता है वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रह सकती है। जीन पियाजे की यदि हम बात करें तो बहुत चर्चित नाम है। जीन पियाजे का जो संबंध है वो किससे होता है? संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो देखो, सबसे पहला अपने यहां पर नाम किसका आएगा कि जीन पियाजे का जो संबंध है स्टूडेंट्स वो किससे है? संज्ञानात्मक विकास से संबंध है। किससे संबंधित है स्टूडेंट्स? संज्ञानात्मक विकास से। अच्छा, अब ये संज्ञानात्मक विकास है क्या भाई? सबसे पहली चीज तो ये आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कि भाई विकास और संज्ञानात्मक विकास में अंतर क्या है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो विकास की जो प्रक्रिया है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। कहने का सीधा सीधा मतलब है विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जारी रहती है। जबकि यदि हम बात करें संज्ञानात्मक विकास की, तो संज्ञानात्मक विकास कभी भी गर्भावस्था से प्रारंभ नहीं होता है। संज्ञानात्मक विकास जन्म के बाद प्रारंभ होने वाली प्रक्रिया है। यानी संज्ञानात्मक विकास में हम मेंटल प्रोसेस, मानसिक प्रक्रिया के विकास पर हम यहां पर बल देते हैं। तो स्टूडेंट्स लिख देता हूं मैं आपके लिए। देखो, ये एक डिफरेंस है, आप अच्छे से याद रखना। एक तो हम बात किसकी कर रहे हैं? विकास का जो प्रारंभ है वो कब से हो जाता है स्टूडेंट्स? गर्भावस्था से ही। कब से प्रारंभ हो जाता है? गर्भावस्था से ही। जबकि संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो गर्भावस्था से प्रारंभ नहीं होता है। ये जन्म के बाद प्रारंभ होने वाली प्रक्रिया है, जिसके अंदर हम मेनली किस चीज की बात करते हैं? मेंटल ऑपरेशन की बात करते हैं। यानी किसकी बात करते हैं हम? मानसिक संक्रियाओं की बात यहां पर की जाती है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, संज्ञानात्मक विकास और विकास में क्या मेजर डिफरेंस है जहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो पॉइंट मैंने आपको बताया। अब आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ कॉग्निशन, कि भाई संज्ञान होता क्या है। ठीक है ना? तो अब हम यहां पर सबसे पहले बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट संज्ञान की। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई विकास और संज्ञानात्मक विकास में डिफरेंस क्या है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं हम इसकी। देखिएगा, अब अपना यहां पर पॉइंट आता, हम यहां पर बात किसकी करने जा रहे हैं? कॉग्निशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है संज्ञान। भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ना है तो आपको पहले यह तो पता होना चाहिए कि संज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो संज्ञान का सीधा सीधा जो मतलब होता है, सीधा सीधा संबंध जो होता है वो किससे होता है स्टूडेंट्स? ज्ञान से होता है, नॉलेज से होता है। और ज्ञान को हम प्राप्त कैसे करते हैं? ठीक है ना? तो ज्ञान प्राप्त करने का जो सबका जो ज्ञान ग्रहण करने का जो तरीका है कि कोई भी बच्चा ज्ञान कैसे ग्रहण करता है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करता है, उसको कैसे समझता है, तो उसको ग्रहण करने और समझने की जो प्रक्रिया है वो सभी की कैसी होती है? अलग अलग होती है। तो ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है और उसको कैसे समझना है, इसकी बात हम किस में करते हैं? कॉग्निशन में करते हैं।
यानी संज्ञान में हम इसकी बात करते हैं। यानी संज्ञान का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम बात किसकी करेंगे कि कोई भी बच्चा किस प्रकार से समझता है या फिर कोई भी बच्चा किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करता है, कोई भी बच्चा किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करता है, उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, कॉग्निशन कहेंगे। देखो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। आप लोगों ने देखा होगा, आप जिस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सभी पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या सबका जो है ज्ञान प्राप्त करने का तरीका एक जैसा होता है क्या? नहीं होता। तभी तो व्यक्तिगत विभिन्नता की हम बात करते हैं, तभी सबका रिजल्ट कैसा रहता है, अलग अलग रहता है। जैसे कई लोग हैं जिन्होंने डायरेक्टली पढ़ा और पढ़ने के बाद में उसको समझ लिया और उसको छोड़ दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ा समझा, उसके बाद में उसको राइट डाउन भी किया, फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व की। तो ऐसे लोगों को जल्दी जो है सफलता प्राप्त हो जाती है, उनको चीजें लंबे टाइम तक याद रहती है। तो संज्ञान का मतलब क्या हुआ, आप ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हो, उसको कैसे समझते हो और कैसे उसका यूज आप प्रॉब्लम को सोल्व करने में करते हो। तो ऐसे करने का जो तरीका होता है वो सभी स्टूडेंट्स का, सभी बच्चों का जो होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो संज्ञान के अंदर या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर हम जिन चीजों की बात करते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, देखना कुछ पॉइंट है जो कि किससे रिलेटेड है, आपके संज्ञान से संबंधित कुछ पॉइंट है। बहुत नॉर्मल पॉइंट है लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो देखो संज्ञान से संबंधित पॉइंट्स की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहां पर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है आपका अवधान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अटेंशन, या अवधान का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। देखो आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो उसका सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, आपका अटेंटिव होना बहुत जरूरी है, आपका कॉन्सेंट्रेट होना बहुत जरूरी है। तो अवधान से मतलब यहां पर क्या है कि आपका ध्यान केंद्रित होना बहुत जरूरी है, आपका सक्रिय होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां पर जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में किसी चीज की हूबहू नकल करने के बजाय ज्ञान प्राप्ति का जो स्रोत बताया है वो बच्चे के द्वारा खोज करने को बताया है। इसीलिए जो है जीन पियाजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है, त्रिज्यीय निर्मितवादी कहा जाता है। इनके अनुसार बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, उसको स्पून फीडिंग आपको नहीं करवाना, सारी चीजें इमिटेट आपको नहीं करवाना, उसको चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, खोज करने के लिए क्या करना है, प्रेरित करना है। तो इसके लिए खोज करने के लिए बच्चे का क्या रहना जरूरी है, सक्रिय रहना जरूरी है, अटेंटिव रहना जरूरी है, अर्थात ध्यान केंद्रित होना जरूरी है, जिसको हमने नाम क्या दिया, अवधान। अवधान के बाद में देखिएगा स्टूडेंट्स, अगली जिस चीज की अपने यहां पर बात की जाती है, अब आपने किसी चीज के लिए क्या किया, ध्यान केंद्रित कर लिया था, उसके बाद में जो है आप कौन सा प्रोसेस अपनाओगे, थिंकिंग। यानी हम यहां पर किसकी बात करेंगे, चिंतन। याद रखना कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जो सबसे ज्यादा जिस चीज को एम्फेसाइज किया जाता है, जिस चीज पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, वो चीज क्या होती है स्टूडेंट्स, चिंतन। और आपको पता होना चाहिए चिंतन जो है वो समस्या केंद्रित होता है, यानी बिना समस्या के जनरेट हुए आपके द्वारा चिंतन नहीं किया जा सकता। तो चिंतन कब होगा, जब आपके सामने क्या होगी, कोई ना कोई समस्या होगी। अब उस समस्या का समाधान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन के साथ साथ आप वहां पर क्या करोगे, तर्क वितर्क करोगे। तो तर्क वितर्क की भी बात जो है वो किसके अंदर की जाती है स्टूडेंट्स, कॉग्निशन या संज्ञान में की जाती है। और जब आप तर्क वितर्क करोगे, इसके साथ साथ आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, अपनी कल्पना शक्ति का यूज करना पड़ेगा, आपको अपने इमेजिनेशन पावर का यूज करना पड़ेगा। और जब आप अपनी कल्पना शक्ति का यूज करोगे और तब आपको चीजें क्या हो जाएगी, मेमोराइज हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी, आप उनका बार बार क्या करोगे, स्मरण करोगे। और एक और यहां पर नाम आता है और वो नाम है स्टूडेंट्स समस्या समाधान। तो ये जो जितने भी पॉइंट थे इनका संबंध किससे था स्टूडेंट्स, कॉग्निशन से, संज्ञान से। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है जन्म के बाद प्रारंभ होने वाली प्रक्रिया है। इसके अंदर बच्चे के मेंटल ऑपरेशन यानी बच्चे के द्वारा की जाने वाली मानसिक संक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।
और उन मानसिक संक्रियाओं में कौन कौन सी चीजें हो सकती है जिनको कॉग्निशन या ज्ञान में शामिल किया जाता है, उनमें क्या क्या नाम आते हैं, कॉग्निशन यानी संज्ञान, और उसके अलावा थिंकिंग है, चिंतन, तर्क वितर्क, कल्पना शक्ति, चीजों का स्मरण करना और अपनी समस्या का क्या कर लेना, समाधान कर लेना। ये जो सारे के सारे जो पॉइंट थे वो किससे रिलेटेड थे स्टूडेंट्स, कॉग्निशन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको आपको अच्छे से राइट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कि निम्न में से कौन सा एक बिंदु संज्ञान से संबंधित नहीं है। ओके, आपने ले लिया होगा स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट। तो ये जो पॉइंट है इनका संबंध किससे होता है स्टूडेंट्स, कॉग्निशन से। तो जब आपको ये सारे पॉइंट याद रहेंगे तभी आप इनके जो अलावा जो एकदम बिल्कुल विपरीत वाला जो विकल्प है आप छांट पाओगे। अब इसी अगली कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो देखो, अब हम यहां पर, अभी मैंने आपको बताया कि भाई संज्ञान होता क्या है, संज्ञानात्मक विकास कब से प्रारंभ होता है, और संज्ञानात्मक विकास का जो प्रतिपादक है वो किसको माना जाता है, जीन पियाजे को। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन के थ्रू। तो स्टूडेंट्स याद रखना, जीन पियाजे साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ बायोलॉजिस्ट भी थे, जीव विज्ञानी भी थे, और इसके साथ साथ ये एक अच्छे फिलोसोफर, एक दार्शनिक भी थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप देखिएगा, मैं आपको बताता हूं कि जीन पियाजे, जिनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है, याद रखना जीन पियाजे को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। लेकिन आपसे क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी कौन है। तो यहां पर याद रखना स्टूडेंट्स, फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी जीन पियाजे नहीं है। यहां पर एक महत्वपूर्ण नाम आता है और वो नाम है नाइजर, कि भाई संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, नाइजर को। आपको हिंदी में ये नाम नीजर भी लिखा हुआ मिल सकता है, बाकी एग्जैक्ट इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन है नाइजर। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि संज्ञानात्मक नाम देखते ही अपनी फितरत होती है कि बिना कुछ देखे सीधा सीधा आंसर क्या ठोको, जीन पियाजे। तो जीन पियाजे फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो फादर है वो किसको कहा जाता है स्टूडेंट्स, नाइजर को कहा जाता है। अब देखो, ये जो जीन पियाजे जो है वो कहां के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, इसलिए इनको स्विस साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ना कि भाई पावलोव रूस के मनोवैज्ञानिक थे, सिगमंड फ्राइड वियना के रहने वाले थे, या जेरोम ब्रूनर जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, या थ्रोंडाइक भी क्या थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्विस साइकोलॉजिस्ट कौन है, जीन पियाजे है। अब देखो, इनको एज ए बायोलॉजिस्ट इन्होंने तीन चीजें बताई। इन्होंने हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता, और एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, और इसके साथ साथ इन्होंने अडेप्टेशन अनुकूलन की बात की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि एज ए बायोलॉजिस्ट इन्होंने किन किन चीजों का जिक्र किया था। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। एज ए बायोलॉजिस्ट यहां पर आपके पहला नाम आता है, देखो मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है, फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी किसको कहा जाता है, नाइजर को, जबकि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसको कहा जाता है, जीन पियाजे को। ओके, फिर उसके बाद में जीन पियाजे क्या है, स्विस साइकोलॉजिस्ट है। फिर अगला देखिएगा स्टूडेंट्स, एज ए बायोलॉजिस्ट पहला नाम आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, आनुवांशिकता। भाई जीन पियाजे जो है वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट के नाम से जाने जाते हैं, त्रिज्यीय निर्मितवादी के नाम से जाने जाते हैं, जिनके अनुसार बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, बच्चे के अंदर खोज करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये कहते हैं कि बच्चे को सारी चीजें आपको पर्यावरण से इमिटेट नहीं करवानी है, नकल नहीं करवानी है, स्पून फीडिंग नहीं करवानी है, बच्चे को खोज करने के लिए प्रेरित करना है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, त्रिज्यीय निर्मितवादी कहा जाता है। अर्थात ज्ञान निर्माण करने की प्रक्रिया व्यक्तिगत होती है, सबका ज्ञान प्राप्त करने का अपना तरीका अलग अलग होता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, त्रिज्यीय निर्मितवादी कहा जाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, आनुवंशिकता के तहत इन्होंने दो चीजें बताई कि कुछ चीजें बच्चे में जन्म के साथ ही अंतर्निहित होती है, जिनमें से एक तो आपके नाम आता है सहज क्रियाएं या रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको हम कह सकते हैं। आपने देखा होगा बच्चा जन्म लेते ही जो जन्मजात प्रवृत्तियों की जिनकी बात करता है वो आपके आता है, बच्चा जन्म लेते ही रोता है,
या जो बच्चे में हंसने नाम की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, ये प्रवृत्ति कैसी होती है? जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसको हम मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार भी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ सहज क्रियाओं में नाम आता है। आपने देखा होगा बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, या बच्चे में जो अंगूठा चूसने का जो प्रतिवर्त पाया जाता है, ये चीजें उसको सिखाई नहीं जाती है, ये जन्म के साथ ही उसके अंदर पाई जाती है। तो आनुवंशिकता के अंदर देखो मैंने लिखा हुआ, अलग से स्टार मार्क भी किया हुआ है कि बच्चा जन्मजात व सहज क्रियाओं को लेकर पैदा होता है। ये कथन किसका है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? जीन पियाजे। फिर से रिपीट करता हूं, आपसे कथन के रूप में पूछा जा सकता है कि बच्चा जन्मजात व सहज क्रियाएं, सहज क्रिया में मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, अंगूठा चूसना या दूध पीना या चीजों को निगलने का प्रतिवर्त या चूसने का जो प्रतिवर्त है, उनको सहज क्रियाओं के नाम से जानते हैं। तो बच्चा जन्मजात व सहज क्रियाओं को लेकर पैदा होता है, ये कथन किसका है? जीन पियाजे का, जिसका जिक्र इन्होंने किसके माध्यम से किया? आनुवंशिकता के माध्यम से। फिर दूसरा पॉइंट आता है एनवायरमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चा एनवायरमेंट से सारी चीजों को हूबहू नकल नहीं करता है। भाई एनवायरमेंट में, प्रकृति में जो भी चीजें, उनको जानने की कोशिश करता है कि ये चीज कैसे हुई, क्यों हुई। तो प्रकृति के रहस्य के बारे में जो उनकी जानकर जो या खोज करने की प्रवृत्ति के द्वारा जो है, उसकी बात किसके माध्यम से की गई है? एनवायरमेंट के माध्यम से की गई है। और तीसरा नाम आता है स्टूडेंट्स यहाँ पर अडेप्टेशन। अडेप्टेशन को हम हिंदी में कहते हैं, साइड में लिख देता हूं मैं यहाँ पर, अनुकूलन। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ 4th and 5th स्टैंडर्ड ओनली। आपने पढ़ा होगा कि वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुकूलन। साइंस में पढ़ा होगा ना कि भाई रेगिस्तान में चलने के लिए क्या अनुकूलन पाए जाते हैं ऊंट में, या पक्षियों में वायवीय अनुकूलन कौन से होते हैं, या जलीय जीवों में जलीय अनुकूलन क्या होते हैं। तो अनुकूलन की बात जो है बायोलॉजी के माध्यम से किसने की? जीन पियाजे ने। और अनुकूलन के ही सिमिलर वर्ड जो साइकोलॉजी में यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, वो आपके वर्ड आता है एडजस्टमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? समायोजन। अनुकूलन क्या था? वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। और समायोजन क्या होता है? परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। तो अनुकूलन वर्ड की तुलना जो है जीन पियाजे किसके माध्यम से करेंगे? साइकोलॉजी के माध्यम से करेंगे। अब अगला देखिएगा स्टूडेंट्स, एक हेडिंग डाला हुआ है कॉग्निशन एंड पियाजे, कि संज्ञान और जीन पियाजे, कि भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जीन पियाजे ने कौन कौन सी बातों का जिक्र किया है। तो पहली चीज तो मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में जीन पियाजे की क्या विचारधारा है, इसका लेव वाइगोस्की के साथ कंपैरिजन के रूप में हम कैसे पढ़ सकते हैं। यहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलने की आपके पूरी संभावना रहेगी। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखो, मैं आपको बता देता हूं, जीन पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के दौरान विकास की प्रक्रिया पहले होती है तथा बाद में क्या किया जाता है? अधिगम किया जाता है। विकास का मतलब है यहां पर बायोलॉजिकल मैच्योरिटी से, जैविक विकास से, कि बच्चे में पहले बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आएगी जो कि एज ग्रो करने से आएगी, और उसके बाद में अधिगम की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यानी ये डेवलपमेंट टू लर्निंग की बात कौन करते हैं? जीन पियाजे करते हैं। जबकि लर्निंग टू डेवलपमेंट की बात कौन करते हैं? लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की कहते हैं कि पहले अधिगम होता है और फिर विकास होता है। जबकि जीन पियाजे क्या कहते हैं? पहले विकास की प्रक्रिया होती है और फिर क्या होता है? अधिगम। तो दोनों पॉइंट आपको एक साथ याद हो जाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट, जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे में चिंतन का विकास पहले होता है, थिंकिंग का प्रोसेसिंग पहले होता है, और बाद में बच्चे के अंदर भाषा विकास प्रारंभ होता है। यानी इन्होंने भाषा विकास की बजाय किसको प्रायोरिटी दी है? थिंकिंग को प्रायोरिटी दी है, कि पहले चिंतन होगा और बाद में भाषा का विकास होगा। जबकि लेव वाइगोस्की कहते हैं कि पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी और उसके बाद में कौन सी प्रक्रिया होगी? चिंतन की। तो याद रखना स्टूडेंट्स, पहले चिंतन होता है और बाद में भाषा का विकास होता है। ऐसा किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है। ठीक है। जबकि इसका उल्टा कॉन्सेप्ट कौन बताता? लेव वाइगोस्की। और इसी प्रक्रिया में देखो, मैंने यहां पर एक नोट डाल के पॉइंट लिखा हुआ कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल ना होकर क्या होता है? खोज पर आधारित होता है। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चा पर्यावरण से चीजों को हूबहू उनकी नकल नहीं करता है, उनके बारे में जानने की कोशिश करता है, जिज्ञासा रखता है। अर्थात खोज करने की प्रवृत्ति की बात जो है वो किसमें की जाती है? संज्ञानात्मक विकास में की जाती है, या निर्मितवाद में की जाती है, या रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म में ये बात की जाती है। और अगले पॉइंट देखो स्टूडेंट्स, मैंने इंपॉर्टेंट करके लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ डेवलपमेंट टू लर्निंग। मैंने आपको बताया था जीन पियाजे कहते हैं पहले क्या होगा? विकास होगा। जस्ट ए सेकेंड,
जीन पियाजे क्या कह रहा है कि पहले क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, और उसके बाद में क्या होगा, लर्निंग होगी, यानी क्या होगा, अधिगम होगा। एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर सेकंड पॉइंट देखिएगा, पहले चिंतन की प्रक्रिया होती है और बाद में क्या होता है, भाषा का विकास होता है। जबकि लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास पहले होता है और बाद में क्या होता है, चिंतन। और तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण, जीन पियाजे कहते हैं कि विकास की प्रक्रिया जो है वो असतत होती है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि विकास की प्रक्रिया सतत होती है। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसके अनुसार विकास की प्रक्रिया असतत होती है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने चारों अवस्थाओं में एज ग्रुप को लेकर जो बात की है, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 12 वर्ष के पश्चात, चारों अवस्थाओं के अलग अलग नाम हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि उम्र के अनुसार बच्चे के अंदर परिवर्तन आते रहते हैं और विकास के अंदर भी क्या आता रहता है, बदलाव आता रहता है। इसलिए विकास की प्रक्रिया कभी भी सतत नहीं होती है। कैसे, मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से भी मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा, ग्राफिक्स के माध्यम से हम बात करते जाते हैं। अब ये जो पॉइंट है, अच्छा सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज आप एक बार। ओके, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक एज ए इंट्रोडक्शन है जीन पियाजे के बारे में और संज्ञानात्मक विकास के बारे में इन्होंने क्या कहा है। ये देखो, मैंने इंपॉर्टेंट करके 3 पॉइंट डाले हुए हैं, अच्छे से नोट डाउन करना कॉपी में। ओके, चलो अब हम अगली कड़ी में स्टूडेंट्स बात करने जा रहे हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के टोटल 4 फैक्टर, 4 कारकों की बात की है। तो जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के बताए हुए कारक कौन कौन से हैं, उनकी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो इन 4 कारकों में पहला नाम आता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी बहुत कॉमन नाम है, परिपक्वता। और परिपक्वता किससे आती है, उम्र बढ़ने से। जैसे जैसे उम्र ग्रो करेगी बच्चे में क्या आती जाएगी, मैच्योरिटी, परिपक्वता आती जाएगी, जिसको मैंने अभी बायोलॉजिकल मैच्योरिटी नाम से भी आपको एक्सप्लेन करके बताया था। फिर मैच्योरिटी के अलावा दूसरे पॉइंट की जिन्होंने यहां पर बात की है, वो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स यहां पर एक्सपीरियंस, अनुभव, जिसको एक्टिविटी या क्रियाओं के माध्यम से या करके सीख कर प्राप्त किया जाता है। तो मैच्योरिटी के बाद में अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, एक्सपीरियंस या एक्टिविटी या अनुभव या क्रियाओं को भी इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में शामिल किया है। और फिर तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स यहां पर आता है इक्विलिब्रियम। बहुत नॉर्मल पॉइंट है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्य अवस्था। केमिस्ट्री में भी ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, साम्य अवस्था या साम्य धारण। यहां पर इक्विलिब्रियम से मतलब है बैलेंस की स्थिति या संतुलन की स्थिति। आपको पता है कि जब भी बच्चा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने जाता है तब उसके मार्ग में बाधाएं आती है। तो सारी चीजों को वहां पर जब वो समायोजित करते हुए चलता है तभी वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां पर जो है निकाल पाता है। तो इक्विलिब्रेशन का मतलब किससे होता है, संतुलन से या बैलेंस की क्रिया से होता है। और चौथे पॉइंट की जो इन्होंने जहां पर जो बात की स्टूडेंट्स, वो आपके नाम आता है सोशल इंटरेक्शन। इसको मैं आपके स्टार मार्क कर देता हूं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण नाम है। देखिएगा, यह नाम आपको कंफ्यूज किस लिए करता है। निर्मितवाद की यदि हम बात करें, कंस्ट्रक्टिविज्म की यदि हम बात करें, तो जीन पियाजे कहता है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। अर्थात निर्मितवाद की प्रक्रिया को व्यक्तिगत किसने बताया, जीन पियाजे ने। जबकि निर्मितवाद में समाज और संस्कृति की भूमिका किसने बताई है, लेव वाइगोत्स्की ने। लेकिन वो पॉइंट यहां पर भी आ रहा है, लेव वाइगोत्स्की ने समाज और संस्कृति की बात की है, जबकि जीन पियाजे भी इसकी नॉर्मल बात अपनी थ्योरी में करता है। और वो नाम क्या आता है स्टूडेंट्स, सोशल इंटरेक्शन, जिसको हम हिंदी में नाम क्या देते हैं, ऊपर मैं लिख देता हूं। सोशल इंटरेक्शन को हम स्टूडेंट्स कहते हैं सामाजिक अंतरक्रिया। क्या कहते हैं हम इसको, सामाजिक अंतरक्रिया। तो इन्होंने अपनी मतलब संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे ने सामाजिक अंतरक्रिया की बात की है, लेकिन इन्होंने इसको बहुत कम महत्व दिया है। यानी जो लीस्ट इंपॉर्टेंस या सबसे कम महत्व जो इन 4 कारकों में दिया गया है, वो किसको दिया गया है स्टूडेंट, सामाजिक अंतरक्रिया को। लेकिन इसका जिक्र जीन पियाजे भी करता है, ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए।
क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज ये हो सकती है कि निम्न में से कौन सा एक जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास का बताया हुआ कारक नहीं है। ये आप कब कर पाओगे, जब आपको ये चारों पॉइंट अच्छे से याद होंगे। इन चारों कारकों में सबसे कम महत्व इन्होंने किसको दिया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक अंतरक्रिया। और ये 4 पॉइंट क्या क्या है, परिपक्वता, मैच्योरिटी। अगला पॉइंट एक्सपीरियंस, एक्टिविटी, अनुभव या क्रियाएं करके सीखना। अगला पॉइंट आया सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतरक्रिया। और इससे अगला पॉइंट आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम, साम्य धारण या संतुलन या बैलेंस की स्थिति। ठीक है, आप इसका भी अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी अगली कड़ी में हम जो आगे बात करने जा रहे हैं, आप देखिएगा यहां पर, तो ये जो मतलब जीन पियाजे के बारे में हमने एक इंट्रोडक्शन दिया था। उन्होंने कौन कौन से संज्ञानात्मक विकास के कारक बताए थे, या वो दर्शन शास्त्री होने के साथ साथ बायोलॉजिस्ट भी थे और साइकोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, इन सारी चीजों का हमने यहां पर जिक्र किया था। और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी नाइजर है, जबकि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी अपने कौन आता है, जीन पियाजे आता है। ठीक है, अब जीन पियाजे ने क्या किया, संज्ञानात्मक विकास को टोटल कितनी अवस्थाओं में बांटा, 4 अवस्थाओं में बांटा। इन 4 अवस्थाओं के जो नाम है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली अवस्था आती है स्टूडेंट्स संवेदी या पेशीय अवस्था, सेंसरी और मोटर स्टेज, जिसकी उम्र होती है 0 से 2 वर्ष। दूसरी आपकी अवस्था आती है स्टूडेंट्स प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र है 2 से 7 वर्ष। और इसको हम वापस कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, और वो 2 भाग कौन से हैं, एक तो आपके नाम आता है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज या पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था, जिसकी उम्र होती है 2 से 4 वर्ष। फिर दूसरी अवस्था आती है इंट्यूटिव सब स्टेज, जिसको हम सहज या अंतर्ज्ञान की अवस्था भी कहते हैं। इसकी उम्र आती है स्टूडेंट्स 4 से 7 वर्ष। ठीक है, फिर तीसरी अवस्था आती है स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसकी उम्र होती है स्टूडेंट्स 7 से 11 वर्ष। और चौथी अवस्था आती है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को ही हम अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, जिसका प्रारंभ होता 12 वर्ष से और ये 12 वर्ष के बाद के ईयर्स तक लगातार जारी रहता है, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन होने तक जारी रहता है। ये जो 4 जो अलग अलग पार्ट हैं, इनको मैं आपको अलग से एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करके बताता जाऊंगा, क्योंकि ये जो 4 पार्ट है ना, यहां से डेफिनेटली आपके एग्जाम में कितना क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। तो इनकी विशेषताओं का जिक्र करने से पहले स्टूडेंट्स एक ग्राफिक्स के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो 4 अवस्थाएं मैंने अभी आपको बोल के बताई थी, इनमें देखिएगा आप। ओके, सबसे पहला नाम आता है स्टूडेंट, देखिएगा सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था, जिसकी उम्र क्या है, बर्थ से लेकर 2 इयर्स, यानी 0 से लेकर 2 वर्ष, जन्म से लेकर 2 वर्ष की जो आयु होती है उसको किस नाम से संबोधित करते हैं, संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, या इसी को क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। इस अवस्था में बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, और इसके साथ साथ बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। आगे मैं आपको एक एक अवस्था को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी यहां पर आप ग्राफिक समझ ले। तो देखो, इस अवस्था में बच्चा किसके माध्यम से सीखेगा, सेंसेस के माध्यम से सीखेगा, इंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखेगा, चीजों को स्पर्श करके, सूंघ करके या टच करके वो सीखेगा। अगली स्टेज देखिएगा स्टूडेंट्स, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी उम्र है 2 से 7 वर्ष। और इस अवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, मैंने स्टार मार्क यहां पर किया है। देखो, यहां पर बच्चा जो है उसका महत्वपूर्ण ध्यान किस ओर रहेगा, लैंग्वेज। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाषाई दृष्टिकोण से जो क्रूशियल जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है स्टूडेंट्स, प्री ऑपरेशनल स्टेज, या भाषाई दृष्टि से क्रूशियल स्टेज का संबंध किस उम्र से होता है, 2 से 7 वर्ष। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स यहां पर बच्चा किसके माध्यम से सीखेगा, सिंबल्स के माध्यम से सीखेगा, प्रतीकों के माध्यम से यहां पर बच्चा सीखेगा। कैसे,
मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं, बहुत नॉर्मल, जो कि अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड है। आपने देखा होगा बच्चों को एक चीज से डराया जाता था, सभी बच्चों को, जिसमें आप और मैं, हम सब इंक्लूड है। एक नाम सुना होगा आपने, हाबू, राजस्थानियों मारवाड़ियों का फेवरेट वर्ड, जिससे बच्चे को भयंकर तरीके से डरा दिया जाता था। जैसे बच्चा जोर जोर से रो रहा है तो उसको एक नाम बोला जाता था कि चुप हो जा वरना हाबू आ जाएगा। तो बच्चे के माइंड में एक सिंबल के रूप में हमने ये, एक इमेज के रूप में हमने ये चीज क्रिएट कर दी थी, जिसका नाम सुनते ही बच्चे के अंदर एक अजीब टाइप का डर पैदा हो जाता था। यानी प्रतीकों के माध्यम से सीखने की जो उम्र होती है वो क्या होती है, 2 से 7 वर्ष। अब 2 से 7 वर्ष को भी हमने वापस कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। एक तो प्री कॉन्सेप्चुअल यानी 2 से 4, और दूसरा इंट्यूटिव यानी अंतर्ज्ञान या सहज क्रियाओं की अवस्था यानी 4 से 7। तो मैंने ये जो हाबू वाला एग्जाम्पल दिया अपने डेली लाइफ का, इसका संबंध 4 से 7 वर्ष से नहीं होगा। कौन सी उम्र से होगा, 2 से 4 वर्ष की उम्र से होगा। तो पर्टिकुलर आपको यहां पर भी डिवाइड करके आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा जो कि रो रहा है, ठीक है ना, और उसके आसपास वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे ही वो रो रहा है उसकी मम्मी ने उसको आवाज दी। हो सकता है उसकी माँ किचन में काम कर रही है या अदर किसी और रूम में है, लेकिन अपनी माँ की आवाज सुनते ही बच्चा रोना बंद कर देता। तो इस चीज को भी वो बच्चा किसके रूप में रहता है, एक सिंबल के रूप में, एक प्रतीक के रूप में लेता है। तो अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइकोलॉजी समझने का सबसे बेस्ट तरीका होता है डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझना। तो प्रतीकों के द्वारा सीखने की उम्र या भाषाई दृष्टि से क्रूशियल जो काल होता है वो कौन सा होता है, 2 से 7 वर्ष। अगला आता है स्टूडेंट्स कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी उम्र होती है स्टूडेंट 7 से 11 वर्ष। देखो इसमें थोड़ा मिस्टेक था, ये 7 से 12 था, इस 12 को काट के यहां पर क्या किया गया, 7 से 11 वर्ष। यानी यहां पर बच्चा चिंतन करने का गुण प्रारंभ हो जाता है, लेकिन उसका चिंतन मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। जो चीज बच्चे के सामने है केवल उसी के बारे में वो सोच विचार कर सकता है, मानसिक संक्रिया कर सकता है, मेंटल ऑपरेशन कर सकता है। जो चीज उसके सामने नहीं होती, यानी अमूर्त चिंतन का गुण बच्चे के अंदर नहीं पाया जाता। तो स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की उम्र क्या होती है, 7 से 11 वर्ष, जिसमें बच्चे में मूर्त संक्रियात्मकता का गुण पाया जाएगा। और अगला देखिएगा स्टूडेंट्स, अगली अवस्था आती है आपके स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को ही हम एक नाम और दे सकते हैं, इसको हम अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं स्टूडेंट्स, अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कह सकते हैं। और इस अवस्था का प्रारंभ 12 वर्ष से होता है और ये कब तक चलती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होने तक। और इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, जहां से आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो नॉर्मल विशेषता आती है कि बच्चे में समस्या समाधान करने की क्षमता का गुण इस अवस्था में होता है, यानी 12 वर्ष के बाद। अवस्था का नाम क्या, औपचारिक चिंतन की अवस्था या अमूर्त चिंतन करने का गुण। आंसर क्या आ जाएगा, 12 वर्ष के बाद। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन सकता है वो है स्टूडेंट्स हाइपोथेटिकल थिंकिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परिकल्पनात्मक चिंतन। यानी बच्चा अपने तर्क वितर्क, अपनी कल्पना शक्ति का यूज करके अपनी समस्या का समाधान करता है, जिसको हम किस नाम से संबोधित करते हैं, परिकल्पनात्मक चिंतन या हाइपोथेटिकल का जो गुण पाया जाता है स्टूडेंट्स, वो किस अवस्था में पाया जाता है, चौथी अवस्था में, जिसका नाम है फॉर्मल ऑपरेशन या औपचारिक चिंतन की अवस्था या अमूर्त चिंतन की अवस्था। तो ये जो स्टार मार्क करके जो पॉइंट लिए हुए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन क्लिक हो सकता है। आप एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम 4 अवस्थाओं को अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मेनली यहां पर पहला, दूसरा और चौथी अवस्था को जो है, जो स्टार मार्क किए हुए हैं, उनको आप अच्छे से देख लेना। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगली कड़ी में स्टूडेंट्स जिस चीज की बात करने जा रहे हैं वो क्या है, देखिएगा। पहले आप ये ग्राफिक समझिए। एक और ग्राफिक्स मैंने आपको बताया है। अभी मैंने आपको बताया था कि जीन पियाजे के अनुसार विकास की प्रक्रिया सतत नहीं होकर कैसी होती है, असतत होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध इन्होंने किससे जोड़ा, मैच्योरिटी से जोड़ा है।
एज कॉन्सेप्ट से जोड़ा, उम्र से जोड़ा है, जो कि चारों अवस्था में कैसी है, अलग अलग है। आप देख लो, ये पहली अवस्था है, ठीक है, फिर ये दूसरी अवस्था यहां आके खत्म हो रही है, ये तीसरी अवस्था, और ये कौन सी अवस्था हो गई आपके चौथी अवस्था। तो यदि विकास सतत होता तो वो एक सीधी रेखा में प्राप्त होता, ऐसे, ठीक है ना। ये कैसा प्रोसेस था, सतत। तो जीन पियाजे कहता कि विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, सतत नहीं होती है, और ये जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, वो कैसा होता है, असतत होता है, यानी कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है, जिसको हम किस प्रकार के ग्राफ से समझा सकते हैं, इस प्रकार के ग्राफ से हम यहां पर समझा सकते हैं। ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, ये आपके कैसा हो जाएगा, असतत हो जाएगा। देख लो आप, पहली अवस्था बर्थ टू 2 इयर्स, स्टेज फर्स्ट, नाम क्या, सेंसरी मोटर। फिर ये जो दूसरी लाइन आ रही है, स्टेज 2 प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी उम्र क्या, 2 से 7 वर्ष। वापिस ये हम पढ़ चुके हैं, नाम इसलिए थोड़ा जल्दी बता रहा हूं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड, उम्र क्या होती है, 7 से 11 वर्ष। और फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड, जिसकी उम्र क्या होती है, ये 11 की जगह स्टूडेंट्स याद रखना 12 वर्ष से प्रारंभ होता है और उसके बाद तक ये चलता रहता है। तो इसके माध्यम से आपको मेन समझने वाला पॉइंट क्या है कि पियाजे के अनुसार विकास जो होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स, असतत होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, जिसमें ग्राफ आपको किस टाइप से प्राप्त हो सकता है, इस टाइप से प्राप्त हो सकता है, यानी इस टाइप से यहां पर आपके प्राप्त हो सकता है, ठीक है। आप एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो इसमें मेन चीज किसकी होगी, अपने उम्र की, क्योंकि उम्र के अनुसार बच्चे में मैच्योरिटी आती है और इसीलिए बच्चे के विकास की प्रक्रिया को इन्होंने क्या बताया है, असतत। तो स्टूडेंट्स, अब हम अगली कड़ी में जिस चीज की बात करने जा रहे हैं वो है आपके संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, जिसमें आपके सबसे पहली अवस्था से हम स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था संज्ञानात्मक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं थी, 4 अवस्थाएं, और उन 4 अवस्थाओं में आपके पहला नाम आता है सेंसरी और मोटर स्टेज, जिसको हिंदी में कहते हैं संवेदी पेशीय अवस्था या संवेदी गामक अवस्था। इस अवस्था में क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, कौन कौन से पॉइंट ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, एक एक को हम एक्सप्लेन करते जाते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला जो सबसे सिंपल पॉइंट है वो ये है कि इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से या सेंसेस के माध्यम से सीखता है, संवेदनाओं के माध्यम से सीखता है। उम्र क्या हो गई, 0 से 2 वर्ष। नाम क्या हो गया, संवेदी या पेशीय अवस्था, एक्सप्लेन कर चुका हूं। स्पर्श करके, सूंघ करके या सुन करके, इन सब का संबंध किससे होगा, इंद्रियों से या ज्ञानेंद्रियों से। अब इस अवस्था में एक महत्वपूर्ण नाम जो आपसे पूछा जा सकता है, जिसका जिक्र आपको सभी बुक्स में नहीं मिलता, एक नाम आता है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था का संबंध किससे होता है, संवेदी या गामक अवस्था से, संवेदी या पेशीय अवस्था से, जिसकी उम्र क्या है, 0 से 2 वर्ष। और इस अवस्था में बच्चे के अंदर कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। भाई, प्रतिवर्त क्रियाओं का मतलब जैसे कि अनैच्छिक क्रियाओं के साथ हम इसका संबंध जोड़ सकते हैं कि बच्चा बार बार अपनी पलकों को झपकाता रहता है, ये किसका एग्जाम्पल है, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। या इसी को हम सहज क्रियाओं की अवस्था भी कह सकते हैं। सहज क्रियाओं में मैंने आपको बताया था कि बच्चे के अंदर जो कुछ चीजें इनबिल्ट ही होती है, वो अपने मतलब जन्मजात प्रवृत्ति उसके अंदर होती है कि बच्चा दूध पीना सीखता है, उसमें अंगूठा चूसने की प्रवृत्ति पाई जाती है, चीजों को निगलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये सारी क्रियाएं कैसी होती है, सहज क्रियाएं होती है, अपने आप होती है, इसके अंदर बच्चे को सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर से बता रहा हूं, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्त क्रियाओं का संबंध या सहज क्रियाओं का संबंध किस अवस्था से होता है, पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष से। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट्स आपके ऑब्जेक्ट परमानेंस। देखो मैंने स्टार मार्क कर दिया यहां पर, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, हिंदी नाम भी लिखा हुआ प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। अगला ऑप्शन देखिए स्टूडेंट्स, वस्तु स्थायित्व। देखो, वस्तु स्थायित्व को इंग्लिश में हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है कि वस्तु स्थायित्व का संबंध किस अवस्था से होता है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, संवेदी पेशीय अवस्था से। ठीक है, अब वस्तु स्थायित्व होता क्या है, ठीक है ना। देखो, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, तो उस बच्चे के सामने आपने कोई चीज प्रस्तुत की, बच्चे ने उस चीज को देखा, जब तक वो चीज बच्चे की नजरों के सामने है,
केवल तब तक वो उसके माइंड में स्थायी है, जिसको हम नाम क्या देते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व। जैसे ही आपने उस चीज को बच्चे की नजरों से दूर किया, वो उसके माइंड से भी क्या हो जाती है, इरेज हो जाती है, जिसको हम कहते हैं आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। कैसे? जैसे मान लो आपने बच्चे को कोई बॉल दिखाई या फिर कोई खिलौना आपने उसको दिखाया और फिर आपने उसको क्या किया, उस खिलौने को अपने पीछे छिपा लिया, ठीक है ना। तो जैसे आपने उस खिलौने को अपने पीछे छिपाया तो वो चीज उस बच्चे के माइंड से क्या हो जाएगी, इरेज हो जाएगी, जिसको हमने नाम क्या दिया, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। यानी वो उस चीज का वास्तविक वजूद बच्चे के सामने कब था, जब तक वो चीज उसके सामने मौजूद थी, केवल तब तक ही उस चीज का उसके सामने वजूद था, जिसको हमने नाम क्या दिया, वस्तु स्थायित्व। अगला पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, पढ़ चुके हैं हम सेंसेस के थ्रू सीखना, यानी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखना, बहुत नॉर्मल पॉइंट है। और अगला पॉइंट आता मोटर एक्टिविटी। ये पॉइंट भी थोड़ा अलग से याद रख लेना। वैसे ये तो जो नाम से ही पता है, संवेदी गामक या संवेदी पेचीय अवस्था। तो जो मोटर स्किल है, जो एक्टिविटी, जो क्रियाओं की जो हम यहां पर बात कर रहे हैं, उसका संबंध भी स्टूडेंट किससे होता है, 0 से 2 वर्ष यानी संवेदी पेशीय अवस्था। और इसके अंदर बच्चे के अंदर जो क्राउलिंग करने का हम बात कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चा साल भर का हो जाता तो घुटनों के बल चलता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेंगना या क्राउलिंग करना कहते हैं। तो ये जो है इसका संबंध किससे होगा, गामक क्रियाओं से होगा। यानी एक्टिविटी का संबंध किससे होता है, मोटर एक्टिविटी, या 0 से 2 वर्ष या संवेदी या पेशीय अवस्था का हम इसको नाम दे सकते हैं। एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। मेन पॉइंट फिर से बता रहा हूं, यदि यहां से क्वेश्चन आता तो 2 नाम, एक तो वस्तु स्थायित्व और दूसरा नाम इससे भी महत्वपूर्ण है, वो है आपके रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर एक नाम लिख देता हूं, यहां पर आपको सहज क्रिया का नाम भी मिल सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, अब इसकी जो हम अगली अवस्था पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, अगली अवस्था का अपने नाम आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उम्र है स्टूडेंट इसकी 2 से 7 वर्ष। इतने इजी क्वेश्चन भी पूछे हुए आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम में। अब इसमें जो नया क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको बता दूं, इसको फिर से कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में जिक्र कर भी चुका हूं मैं। एक तो 2 से 4 वर्ष, जिसको हम क्या कहते हैं, प्री कॉन्सेप्चुअल सब स्टेज, क्योंकि स्टेज का वापस पार्ट है तो इसको नाम क्या देंगे, सब स्टेज या उप अवस्था। तो इसकी कितनी उप अवस्थाएं हो गई स्टूडेंट्स, 2 उप अवस्थाएं हो गई, ठीक है ना, 2 उप अवस्थाएं। अब इन 2 उप अवस्थाओं में पहला नाम क्या आ गया, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, जिसकी उम्र क्या, 2 से 4 वर्ष। पहली अवस्था क्या होगी इसकी, 2 से 4 वर्ष। और दूसरा नाम क्या आ रहा है, इंट्यूटिव सब स्टेज, जिसकी उम्र क्या होती है स्टूडेंट्स, 4 से 7 वर्ष। इसको हम सहज या किसकी अवस्था कहते हैं, अंतर्ज्ञान की अवस्था कहते हैं। किसकी अवस्था कहते हैं, अंतर्ज्ञान की जो अवस्था आती है स्टूडेंट्स, वो उसको अवस्था को हम नाम क्या देंगे, इंट्यूटिव स्टेज नाम देंगे, ठीक है ना। तो उस स्टेज को हमने नाम क्या दिया था, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन नाम दिया था। जबकि यहां पर इसके सब पार्ट में नाम क्या आ रहा है, इंट्यूटिव स्टेज, जिसकी उम्र क्या होती है स्टूडेंट्स, 4 से 7 वर्ष। तो इसके जो 2 पार्ट है इनकी भी अलग अलग उम्र है, ये आपको यहां पर ध्यान होना चाहिए। अब इस अवस्था की विशेषता क्या है वो हम पढ़ते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब पढ़ते हैं हम इस दूसरी अवस्था की विशेषताएं, प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषताएं, जहां से एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी स्टूडेंट्स। देखो, ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें सबसे पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वो नाम है आपका ईगोसेंट्रिज्म, जिसको हम अहम केंद्रिता भी कहते हैं। ये वर्ड भी, ये टर्मिनोलॉजी भी किसके द्वारा यूज की गई, जीन पियाजे। जैसे आपने एक बहुत चर्चित एग्जाम्पल रहा है जीन पियाजे का, जो बार बार एग्जाम में पूछा हुआ, स्कीमा। किसकी मां, स्कीमा, ठीक है ना। तो स्कीमा वर्ड किसके द्वारा दिया गया, जीन पियाजे से। तो आपसे नया वर्ड भी पूछा जा सकता है कि ईगोसेंट्रिज्म वर्ड या अहम केंद्रिता वर्ड भी किसके द्वारा यूज किया गया, जीन पियाजे। और इस वर्ड का मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिएगा स्टूडेंट्स, जो 2 से 7 वर्ष की उम्र का जो बच्चा होता है, ठीक है ना,
इस अवस्था में बच्चे में अहम केंद्रिता का गुण पाया जाता है, यानी आई कॉन्सेप्ट बच्चे में पाया जाता है। आई यानी मैं, अहम। बच्चा अपने आप को सर्वोपरि मानता है। वो चाहता कि वो जिस चीज की भी मांग करे हर हाल में उसकी पूर्ति होनी चाहिए। क्या उसकी पूर्ति कर पाना संभव है या नहीं है, इस चीज का ज्ञान इस उम्र के बच्चे को नहीं होता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अहम केंद्रिता की अवस्था कहते हैं। कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आपने सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि एक छोटा बच्चा हाथी की मांग भी कर सकता है। अब क्या हाथी जो है आप बच्चे को लेकर दे सकते हो क्या? ऐसा कतई संभव नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बच्चा ऐसी जिद कर सकता है, इसीलिए हमने इस अवस्था को नाम क्या दिया, अहम केंद्रिता। या मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं। आपने एक मूवी देखी होगी, बहुत अच्छी मूवी है धमाल। धमाल का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना, मैं आपको उसका एक सीन बता रहा हूं जो ईगो सेंट्रिज्म से रिलेटेड है। उसमें आपने देखा होगा कि वो गोवा के गार्डन में वो 10 या 12 करोड़ रुपए जो है वो छिपाए हुए होते हैं एक डब्लू के नीचे, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो सभी जो हीरोज है, संजय दत्त वगैरह, वो अलग अलग साधनों से वहां पर अलग अलग साधनों से वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर संजय दत्त क्या करता है, किसी एक सरदार जी की कार चुराता है, ठीक है ना। तो जब वो कार चुरा के भाग रहा होता है तो जल्दबाजी में उन सरदार जी वगैरह का बच्चा भी उस कार में पीछे होता है, जिसका पता संजय दत्त को नहीं चलता। जब संजय दत्त फोन पे बात कर रहा होता है, वो किसी को बताता है कि भाई मैं वहां जा रहा हूं और वहां पर गोवा के गार्डन में 10 करोड़ रुपए छुपाए हुए हैं, ठीक है ना। इतने में ही पीछे से बच्चा जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। वो चुप होने का नाम ही नहीं लेता। तो इरिटेट होकर संजय दत्त उससे पूछता है, उसे कहता है कि चल रो मत, उसमें से 1 करोड़ रुपए मैं तेरे को दे दूंगा। अब बच्चा चुप होने की बजाय और ज्यादा जोर जोर से रोने लग गया। तो संजय दत्त अमाउंट बढ़ाता जाता कि चल तेरे को 3 करोड़ दे दूंगा। बच्चा और ज्यादा रोने स्टार्ट लग जाता है। तो फिर संजय दत्त कहता है कि भाई अब तू क्यों रो रहा है? तो तुतलाती हुई भाषा में बोलता है कि मुझे 10 करोड़ चाहिए। अब आपने देखा होगा कि मतलब बच्चे को वास्तव में पता ही नहीं है कि 10 करोड़ का फिगर जो है, ये अमाउंट है, कितना है। आप उसको 10 रुपए का नोट देके भी आप उसको चुप करवा सकते हो, लेकिन उसका अहम भावना क्या है, उसने नाम सुन लिया 10 करोड़, अब उसको 10 करोड़ चाहिए। तो ये जितना आप डेली लाइफ के एग्जाम्पल से आप समझोगे उतना ही ज्यादा आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होगी। आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो ये था आपके ईगोसेंट्रिज्म। अगला आपके नाम आता है एनिमिज्म, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जीववाद। अब पहली चीज तो ये स्टूडेंट, जैसे स्कीमा वर्ड जीन पियाजे ने दिया था, उसी प्रकार ईगोसेंट्रिज्म या अहम केंद्रिता, नया वर्ड क्या आ गया, एनिमिज्म या जीववाद। एक चीज यहां पर ध्यान रखना, ऐसा नहीं आप केवल जीववाद वर्ड याद करके बैठ जाओ, क्योंकि टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। आपको जीववाद की बजाय हिंदी में वो ऐसा लिख कर दे सकते हैं एनिमिज्म। तो मेरा उद्देश्य आपको अंग्रेज बनाना बिल्कुल भी नहीं है। टर्मिनोलॉजी आपको ना चाहते हुए भी इंग्लिश में तो याद करनी ही पड़ेगी। अब ये जीववाद क्या भला है, उसकी हम बात करते हैं। जीववाद का जो गुण है वो 2 से 7 वर्ष की उम्र में पाया जाता है। और इस उम्र का बच्चा क्या करता है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है, एज ए सजीवों के जैसे वो ट्रीट वहां पर करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनिमिज्म या जीववाद। तो निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, जीववाद। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, मेरे घर का ही एग्जाम्पल है। मेरी भतीजी है सुहानी, और जब मैं घर गया था एक बार जयपुर से, तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आप क्या कर रहे थे? तो उसने जवाब दिया कि चाचू ये टेडी बियर मेरी बात मान ही नहीं रहा है, मैं इसको सुला रही थी। यानी टेडी बियर जो कि क्या है, निर्जीव चीज है, लेकिन वो उसके साथ कैसे पेश आ रही है, जैसे कि वो क्या हो, सजीव हो। तो निर्जीव को सजीव समझना जो है वो आपके क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, एनिमिज्म कहलाता है, जीववाद कहलाता है, ठीक है ना। या एक और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा है, मान लो वो चलते चलते गिर गया, ठीक है ना, तो उसको घर वालों के द्वारा चुप कराने का तरीका क्या होता था कि चींटी मर गई है, या जिस जगह वो गिरा वहीं पर जमीन से अपने हाथ से 2-3 मारी, तो ये चीज देख के भी बच्चा चुप हो जाता था, है ना। क्यों? क्योंकि बच्चे को लगा कि मेरे साथ जो हुआ वही वापस इसके साथ ऐसा हो गया। यानी वो निर्जीव के साथ कैसा ट्रीट कर रहा है, जैसे कि वो क्या हो, सजीव हो, जिसको हमने नाम क्या दिया, एनिमिज्म या जीववाद। और इससे भी मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता देता हूं। सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता था प्री प्राइमरी सेक्शन का 3rd क्लास में, सभी से पूछा गया होगा कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है, और अपना सबका एक जैसा ही जवाब होता था यहाँ पर कि सजीव गति करते हैं और निर्जीव गति नहीं करते। और फिर टीचर एक भयानक क्वेश्चन अपने को देता था
कि कार चलती है, ठीक है, चलती है मतलब मोशन है, उसमें गति कर रही है, और हम वहां पर सीधा सीधा जवाब क्या देते थे कि कार क्या है, सजीव है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एनिमिज्म का, जीववाद का। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको वहां पर पूछे जा सकते हैं कि एक पंखा गति कर रहा है, उसको 2 से 7 वर्ष की उम्र का बच्चा ये जानकर क्या बताता है, सजीव बताता है, क्योंकि उसके अंदर गति है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एनिमिज्म का एग्जाम्पल है। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है, डिसेंट्रेशन, यानी विकेंद्रण का जो गुण है उसका संबंध भी किस अवस्था से होता है स्टूडेंट्स, 2 से 7 वर्ष। कैसे, यहां पर बच्चा जो है उसका ध्यान केवल एक ही पहलू, एक ही एस्पेक्ट पे केंद्रित हो जाता है, वो सभी पहलुओं पे अलग अलग तौर तरीके से सोचने का गुण इस अवस्था में बच्चे में नहीं पाया जाता। तो जो केवल एक ही एस्पेक्ट को बच्चा देख पाता है, मल्टीपल एस्पेक्ट की जानकारी उसको नहीं होती, जिसको हम किससे संबोधित करते हैं, डिसेंट्रेशन या विकेंद्रण से हम इसको संबोधित करते हैं। और अगली विशेषता क्या है स्टूडेंट्स, अगला आपके नाम आता है इररिवर्सिबिलिटी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इसको हम बोलते हैं अनुत्क्रमणशीलता, ठीक है, या इररिवर्सिबिलिटी, यानी बच्चे के अंदर इस अवस्था में उल्टा गुण विकसित नहीं होता। कैसे, जैसे आपने देखा होगा, आपने बच्चे को पूछा कि 2 × 2 कितना होता है, तो वो बता देगा कि भाई 4 होता है। लेकिन आप बच्चे से वापस यही पूछो कि भाई 4 में से 2 घटाए तो कितने बचेंगे, या 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तब आंसर क्या होगा। तो ऐसा करने में बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो ऐसा नहीं कर पाता, जिसको हम नाम क्या देते हैं, ट्रेट ऑफ इररिवर्सिबिलिटी। तो अनुत्क्रमणशीलता या उल्टा कॉन्सेप्ट किस उम्र में डेवलप नहीं होता है, वो अवस्था होती है स्टूडेंट 2 से 7 वर्ष। और इसका उल्टा, ये इररिवर्सिबिलिटी है, इसका उल्टा यानी रिवर्सिबिलिटी, यानी जो उल्टा कॉन्सेप्ट डेवलप किस अवस्था में होगा, इससे अगली अवस्था जो कि है आपके 7 से 11 वर्ष, जिसको हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उस उम्र में बच्चा उल्टा कॉन्सेप्ट भी बता देगा, चीजों को कन्वर्ट करके भी बता देगा, जो कि गुण किस अवस्था में नहीं पाया जाता, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में नहीं पाया जाता। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको, मैंने आपको जब स्क्रीन जो एक ग्राफिक्स के माध्यम से एक पॉइंट बताया था, तो उसमें मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। एक तो प्रतीकों के माध्यम से सीखना, सिंबल के माध्यम से सीखने का गुण 2 से 7 वर्ष, और एक मैंने आपको और पॉइंट बताया था कि भाषाई दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण या जो क्रूशियल काल होता है, वो भी आपके कौन सा होता है, 2 से 7 वर्ष। मैंने वापस से यहां लिख भी दिया, देखो, प्रतीकों के द्वारा सीखना उम्र क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और भाषाई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल भी क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 से 7 वर्ष। यानी ये जो 2 से 7 वर्ष वाली अवस्था, इसका एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे से मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सप्लेन किया है, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप एग्जाम्पल भी राइट डाउन करने की कोशिश करना कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो अगली कड़ी में स्टूडेंट्स हम बात करने जा रहे हैं, अगली अपने जो तीसरी अवस्था आ रही है, जिसको हमने नाम दिया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या हिंदी में हम इसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी यहां पर बच्चे में चिंतन का गुण प्रारंभ हो जाता है, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। यानी जो चीज बच्चे के सामने है, केवल उसी चीज के बारे में वो बता सकता है। अमूर्त चिंतन का गुण इस अवस्था में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो अवस्था का नाम ही क्या, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो कौन सा चिंतन आया इसके अंदर, मूर्त चिंतन। इसके साथ साथ इसमें और कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, एक तो मैंने अभी आपको बताया ही था कि ट्रेट ऑफ इररिवर्सिबिलिटी, अनुत्क्रमणशीलता किसकी विशेषता थी, दूसरी अवस्था 2 से 7 वर्ष, और उसका जस्ट उल्टा यानी उत्क्रमणशीलता, चीजों को कन्वर्ट करके उल्टा कॉन्सेप्ट डेवलप करके या बदलाव करने का जो गुण डेवलप होता है, जिसको हम उत्क्रमणशीलता, ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी या व्युत्क्रमानुपातिता जिसको हम कहते हैं, उसका गुण कौन सी अवस्था में होता है स्टूडेंट्स, तीसरी अवस्था, जो कि कब से प्रारंभ होती है, 7 से 11 वर्ष। देखो पहला पॉइंट क्या आ गया आपके, उत्क्रमणशीलता, ठीक है, या इसी को आपको यह नाम भी मिल सकता है व्युत्क्रमानुपातिता। नया नाम क्या मिल सकता है आपको, व्युत्क्रमानुपातिता। और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यानी बच्चा यहां पर कन्वर्ट करके भी चीजें बता सकता है। जैसे आपने बच्चे को पूछा कि भाई 1 फीट के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं,
तो बच्चा बता देगा। फिर बच्चे से जब आप पूछोगे कि भाई सेंटीमीटर को फीट में कैसे कन्वर्ट करना, तो ये चीज भी बच्चा बता देता है, उल्टा कॉन्सेप्ट भी बता देता है, कन्वर्ट करके भी बता देता है, जिसको हमने नाम क्या दिया, उत्क्रमणशीलता या व्युत्क्रमानुपातिता। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला नाम बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है एग्जाम में इस बार आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाए। अगला नाम आता है स्टूडेंट्स संरक्षण या कंजर्वेशन। तो पहली चीज मैं आपको यह बता दूं, संरक्षण और कंजर्वेशन होता क्या है। यानी बच्चे को आपने कोई भी मास या कोई भी वॉल्यूम आपने वहां पर लिया, कोई भी द्रव्यमान और कोई भी आयतन जो है, वो कभी भी जो वॉल्यूम जिस बर्तन में लिया गया है उस बर्तन के साइज और शेप से उसके मास या वॉल्यूम में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं आता, जिसको हम किस नाम से संबोधित करते हैं, संरक्षण से। वापस बता देता हूं कि जब किसी चीज के द्रव्यमान या आयतन में बर्तन की साइज के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं होता है, उसका वॉल्यूम या जो मास, उसका द्रव्यमान या आयतन फिक्स रहता है, वो बर्तन के साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता, जिसको हम क्या कहते हैं, संरक्षण या कंजर्वेशन। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा आप, जैसे कि मान लो 1 लीटर दूध है जिसको 2 अलग अलग बर्तनों में भरा गया है। एक बर्तन जो लंबाई में ज्यादा है और दूसरा बर्तन जो कि चौड़ाई में क्या है, ज्यादा है। तो चौड़ाई वाले में जो है इसका लेवल आपको कम दिखेगा और लंबाई वाले में आपको इसका लेवल क्या दिखेगा, ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन इन दोनों के मास और वॉल्यूम में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसके अंदर भी मात्रा 1 लीटर ही रहेगी और इसमें भी वो मात्रा कितनी है, 1 लीटर ही है। यानी द्रव्यमान और आयतन का बर्तन के साइज और शेप से कभी उसके अंदर परिवर्तन नहीं होता, जिसको हमने क्या कहा, संरक्षण कहा। और आपने देखा होगा, अपने बचपन को याद करो, मतलब भाई और बहनों में लड़ाई हो जाती थी, किस उम्र में, 7 से 11 वाली नहीं, इससे जस्ट पिछली अवस्था 2 से 7 वर्ष। यानी मान लो आपने एक बच्चे को क्या किया कि जो है जो दूध दिया है वो किसी लंबे बर्तन में दिया है, ठीक है ना, कप या मग में दिया है, और दूसरे बच्चे को उसमें एक बड़े कटोरे या बड़े बाउल में आपने दिया है, तो बाउल वाले का लेवल क्या रहेगा, दूध का कम रहेगा, जबकि उसमें कप या मग में उसका लेवल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और बच्चों में वहां पर बेस देखने को मिलती है। यानी संरक्षण का गुण कौन सी अवस्था में नहीं पाया जाता, 2 से 7 वाली अवस्था में नहीं पाया जाता। ये किस अवस्था में डेवलप होता है, तीसरी अवस्था में, 7 से 11, जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और अगला स्टेप देखिए स्टूडेंट्स, अगला आपके नाम आता है ट्रांजिटिविटी। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इसका हिंदी नाम थोड़ा आप देख लेना, हिंदी खोज डिक्शनरी में, हर चीज स्पून फीडिंग की फितरत मत रखो। नाम क्या है, ट्रांजिटिविटी का गुण भी किस अवस्था में पाया जाता है, तीसरी अवस्था, यानी 7 से 11 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको अवस्थाओं के नाम और उम्र भी अच्छे से याद हो जाए। तो ट्रांजिटिविटी से मतलब क्या है, यानी यहां पर हम बात कर रहे हैं मूर्त चीजों की, कि जो मूर्त चीजें बच्चे के सामने हैं, केवल बच्चा उन्हीं का ही क्या कर सकता है, मेंटल ऑपरेशन कर सकता है, मानसिक संक्रिया कर सकता है। यदि वो चीज उसके सामने नहीं है तब तक वो उसके बारे में नहीं बता सकता। मैंने आपको बताया ही था कि बच्चे में जब तक कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने है उसके बारे में वो सोच विचार करके, मेंटल ऑपरेशन करके, मानसिक संक्रिया करके बता सकता है। जब तक वो चीज उसके सामने नहीं है तब तक वो उसके बारे में नहीं बता सकता। कैसे, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। देखिएगा, एक ग्राफिक्स तैयार किया मैंने आपको ताकि ये चीज आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिएगा स्टूडेंट्स, देखो ये ग्राफिक्स है जिसका संबंध किससे, अपने ट्रांजिटिविटी से। और ट्रांजिटिविटी का संबंध किससे होता है, अपने मूर्त चीजों से। कि बच्चे के सामने मूर्त चीजों को देखकर वो क्या कर सकता है, मेंटल ऑपरेशन कर सकता है, मानसिक संक्रिया कर सकता है। यदि वो मूर्त रूप से उसके सामने उपस्थित नहीं है तब तक वो मानसिक संक्रिया नहीं कर पाएगा। कैसे, जैसे आपने इस उम्र के बच्चे के सामने एक एग्जाम्पल दिया कि भाई ये देखो, ये एग्जाम्पल है, ये ए और बी, ये देखो बी जो है वो ज्यादा बड़ा किससे, ए से, तो इसको हम कह सकते हैं ए इज शॉर्टर देन बी, कि भाई ए क्या है, बी से छोटा है। ठीक है, तो फिर देखो वापिस बी का कंपैरिजन हमने किससे किया, सी से कंपैरिजन किया। यहां पर बड़ा कौन है, सी बड़ा और बी क्या है, छोटा है, यानी बी इज शॉर्टर देन सी, या हम ये भी कह सकते हैं सी इज लार्जर देन बी। ठीक है ना, तो ये तीन चीजें अलग अलग रूप से, मूर्त रूप से बच्चे के सामने हमने प्रस्तुत की। ठीक है ना,
तो जब हमने ये तीन चीजें मूर्त रूप से प्रस्तुत की तो बच्चा सोच विचार के मेंटल ऑपरेशन करके किसी नतीजे पर पहुंच सकता है। यदि आपने मूर्त रूप से बच्चे के सामने ये चीज बताई नहीं तो डायरेक्टली जो है अपने मन में ही सोचकर वो उसका आंसर नहीं बता सकता। तो डायरेक्टली मन में सोचकर आंसर नहीं बता सकता, यानी वो चीज उसके सामने मूर्त रूप से क्या होनी चाहिए, उपस्थित होनी चाहिए। इस रूप में यदि आपने एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है तब बच्चा मेंटल ऑपरेशन के द्वारा बता सकता है कि भाई बी ए से बड़ा है और सी किससे बड़ा है, बी से भी बड़ा है और सी किससे बड़ा है, ए से भी बड़ा है, जिसको हमने नाम क्या दिया, ट्रांजिटिविटी। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ट्रांजिटिविटी का संबंध कौन सी अवस्था से होता है, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या है, जब तक बच्चे के सामने मूर्त चीजों को प्रस्तुत करोगे तभी वो मेंटल ऑपरेशन कर सकता है, किसी नतीजे पर पहुंच सकता है। यदि मूर्त रूप से प्रस्तुत नहीं किया तो डायरेक्टली अपने मन में ही उन चीजों के बारे में सोचकर वो समस्या का समाधान नहीं कर सकता। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वापिस आइए, जिस अवस्था की हम विशेषताएं पढ़ रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा अगली विशेषता अपने आती है क्लासिफाई करना। बहुत नॉर्मल पॉइंट है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है कि भाई क्लासिफाई करना तीसरी अवस्था की विशेषता है या चौथी अवस्था की। तो याद रखना, वर्गीकृत करने का गुण है। आपने अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट किए, फिर उनको क्लासिफाई कर दिया, वर्गीकृत कर दिया। वर्गीकृत करने का गुण का संबंध कौन सी अवस्था से होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। बहुत नॉर्मल पॉइंट है। अगला पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट, सीरिएशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पंक्तिबद्धता, यानी पंक्ति में जमाना। या आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि वस्तुओं को या चीजों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाने के गुण का संबंध किससे होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। या किस उम्र से होता है, 7 से 11 वर्ष से होता है। आपसे ऐसा एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि भाई रमेश का जो वजन है वो 40 किलो है, सुरेश का 30 किलो है और मोनिका का 20 किलो है, तो इनको आरोही या अवरोही क्रम में जमाओ, जिसको हम सीरिएशन या पंक्तिबद्धता कहते हैं। कौन सी अवस्था से संबंधित होता है, तीसरी अवस्था से। अच्छा पॉइंट है, एग्जाम्पल के तहत समझा दिया है। अगला पॉइंट आता है आपके स्टूडेंट्स, डे, मंथ एंड ईयर, दिन, महीने और वर्ष का ज्ञान। बहुत नॉर्मल पॉइंट है लेकिन आपको ये कंफ्यूज करेगा। ये देख के आपका आंसर आपके माइंड में आ सकता है कि ये तीसरी की बजाय कौन सी अवस्था में होना चाहिए, दूसरी अवस्था में। लेकिन ये है कौन सी अवस्था में, वास्तविक तौर पे तीसरी अवस्था में। कि दिन, महीना, साल का ज्ञान कौन सी अवस्था में होता है, तीसरी अवस्था में। आपने वो गाना तो सुना ही होगा ना, दिन महीना साल गुजर जाएंगे मेरे यार, मगर इतना रखना ख्याल, जीना सिर्फ मेरे लिए। तो जीना सिर्फ मेरे लिए की बातें एक अपनी पर्टिकुलर लाइफ में अलग है। यहां पर दिन, महीने, साल का संबंध कौन सी अवस्था से होता है, तीसरी अवस्था से होता है। और अब इसी संज्ञानात्मक विकास के अगले पार्ट में हम चौथी अवस्था पढ़ने जा रहे हैं, जीन पियाजे की स्टूडेंट्स, जो कि चौथी और सबसे लास्ट अवस्था है। और इस अवस्था को स्टूडेंट्स किस नाम से जाना जाता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या इसी को एक और नाम दिया जाता है अमूर्त चिंतन की अवस्था, जिसका प्रारंभ 12 वर्ष से होता है और ये 12 वर्ष के बाद तक आगे जारी रहता है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, चौथी अवस्था में, अच्छा सॉरी, एक बार आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा भूल गया था। एक बार आप इसका तीसरी स्टेज का स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं चौथी स्टेज की, जिसका नाम है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि बच्चे में मूर्त चिंतन के साथ साथ यहां पर अमूर्त चिंतन का गुण भी प्रारंभ हो जाता है। तो जब मूर्त और अमूर्त चिंतन दोनों एक साथ पाए जाएंगे, उस अवस्था को हम तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। तो आपसे सीधा सीधा यह भी पूछा जा सकता है, ये तो आपको याद हो ही गया कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या अमूर्त चिंतन का संबंध कौन सी अवस्था से होता है, चौथी अवस्था, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी पूछा जा सकता है कि तार्किक चिंतन का संबंध कौन सी अवस्था से होता है, तो उसका भी आंसर क्या होगा, चौथी अवस्था, यानी 12 वर्ष के पश्चात। इसको अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कह सकते हैं। लिख देता हूं अलग से पॉइंट, इसका अलग से नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस अवस्था को क्या कहा जाता है, तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इसको तार्किक चिंतन की अवस्था। ठीक है, स्टार मार्क कर देता हूं, डेफिनेटली आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अमूर्त चिंतन आपको पता ही है, जो चीज बच्चे के सामने नहीं है,
फिर भी वो उसके बारे में बता सकता है। क्यों? क्योंकि पहले उसने उस चीज को मूर्त रूप में देखा था। अब मूर्त रूप में देख लिया है तो मूर्त के बाद में कौन सा चिंतन होगा? अमूर्त चिंतन, यानी पूर्व में किए गए अनुभवों के द्वारा वो बच्चा उस चीज के बारे में सोच विचार करके बता सकता है, जिसको हम नाम क्या देते हैं? अमूर्त चिंतन। कैसे? जैसे एक बच्चे के सामने मान लो आपने ताजमहल का नाम लिया, तो ताजमहल नाम सुनते ही उसके माइंड में ताजमहल की एक इमेज क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहले ताजमहल के बारे में उसने पूर्व में कोई अनुभव प्राप्त किया होगा, कहीं पर देखा होगा, उसके बारे में इतिहास में उसके बारे में उन्होंने पढ़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ताजमहल का नाम सुन के उसमें शाहजहां और मुमताज के बीच में जो इलू इलू की जो गुफ्तगू थी उसकी इमेज क्रिएट हो सकती है, जो कि किसका एग्जाम्पल है? अमूर्त चिंतन का। अमूर्त चिंतन किसके आधार पर किया जाता है? पूर्व में किए गए अनुभव का। यानी कोई चीज आपके सामने मौजूद नहीं है मूर्त रूप से, तब भी आप उसके बारे में सोच विचार कर बता रहे हो, उसको हम अमूर्त चिंतन कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर इस कड़ी में एक नाम मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण बताया था, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, परिकल्पनात्मक चिंतन। बहुत महत्वपूर्ण नाम है कि भाई परिकल्पनात्मक चिंतन का संबंध भी किस अवस्था से होता है? औपचारिक चिंतन की अवस्था से। यानी बच्चा अपने चिंतन, तर्क वितर्क और अपनी कल्पना शक्ति का यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? परिकल्पनात्मक चिंतन। साथ ही इस अवस्था में समस्या समाधान की प्रवृत्ति का भी क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। और एक और महत्वपूर्ण जो नाम यहां पर आता है स्टूडेंट्स, वो है आपकी डिडक्टिव रीजनिंग। आपने नाम सुना होगा, एक तो आगमन और एक निगमन। तो जो आगमनात्मक जो प्रवृत्ति होती है वो छोटे बच्चों में पाई जाती है, प्राइमरी सेक्शन के बच्चों में पाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग की यदि हम बात करें तो बड़ी क्लासों में, हायर क्लासेस में इसकी बात होती है, जिसका संबंध कौन सी अवस्था से होगा? औपचारिक चिंतन की अवस्था से। तो निगमनात्मक चिंतन या डिडक्टिव रीजनिंग का संबंध कौन सी अवस्था से होगा? चौथी अवस्था से होगा। नाम लिखा हुआ है ही है, एग्जाम्पल बता देता हूं। यानी बच्चे को पहले नियम या सिद्धांत बता दिया जाता है और फिर उसके आधार पर उसको कोई एग्जाम्पल दिए जाते हैं जिनका वो प्रॉब्लम सोल्व वहां पर करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको फॉर्मूला या नियम पहले से ही बता दिया गया है, जिसको हमने नाम क्या दिया है? डिडक्टिव रीजनिंग या निगमनात्मक चिंतन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं पॉइंट्स को। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कौन सा चिंतन पाया जाता है? अमूर्त चिंतन की अवस्था। अगला पॉइंट क्या आ गया आपके? डिडक्टिव रीजनिंग। हिंदी नाम लिख देता हूं। डिडक्टिव का मतलब किससे होता है? निगमन, और रीजनिंग का मतलब निगमनात्मक चिंतन, नॉर्मल पॉइंट है। अगला नाम आता है हाइपोथेटिकल रीजनिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग। बार बार मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि यदि यहां से क्वेश्चन आता तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही या तो डिडक्टिव रीजनिंग का बनेगा या फिर इससे भी महत्वपूर्ण किसका बनेगा? हाइपोथेटिकल थिंकिंग का। और एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम कि जो चौथी अवस्था है, इसको हम एज ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। यानी अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? औपचारिक चिंतन की अवस्था को कहा जाता है। आपने ये नाम सुने होंगे बुद्धि वाले टॉपिक में कि जेफी गिलफोर्ड ने दो प्रकार के चिंतन बताए थे, एक तो अभिसारी चिंतन और दूसरा कौन सा? अपसारी चिंतन। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि अभिसारी और अपसारी होता क्या है, जब मैं आपको चिंतन वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा। अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि एज ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग या अभिसारी या अपसारी चिंतन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? औपचारिक चिंतन की अवस्था या चौथी अवस्था को कहा जाता है। और साथ ही साथ मूर्त और अमूर्त दोनों चिंतन होने के कारण इसको क्या नाम दिया था? तार्किक चिंतन की अवस्था भी नाम दिया था। और सबसे लास्ट पॉइंट क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? एबिलिटी टू सोल्व द प्रॉब्लम, यानी समस्या समाधान करने की क्षमता का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। कौन कौन सा पॉइंट महत्वपूर्ण है, मैंने स्टार मार्क भी यहां पर किया है। एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने पढ़ा कि भाई संज्ञान क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास और विकास में मेजर डिफरेंस क्या है। फिर हमने पढ़ा कि भाई संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड जीन पियाजे ने कौन कौन से फैक्टर बताए हैं, ठीक है। और फिर इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा था? 4 अवस्थाओं में। एक एक अवस्था को बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है, क्योंकि यहां से कम 2 क्वेश्चन आएंगे इस जीन पियाजे या संज्ञानात्मक विकास से। दोनों ही क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो, इसलिए पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास में हम फिर नई चीज पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे। जीन पियाजे ने कौन कौन से वर्ड्स दिए थे उनका जिक्र भी हम इसी के अगले सेकंड पार्ट में हम करते हैं। ओके।